वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इनके पास व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। अरविंद जी, आप बार बार कह रहे हैं कि व्यवस्था खराब है, जनता में से एक व्यवस्था निकलेगी। आपकी मैंने पब्लिक मीटिंग्स देखी हैं, आप उसमें एक दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ते हैं। आप कहते हैं आज दीवारें पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो किसकी बुनियाद हिला रहे हैं? सरकार की, कांग्रेस की, देश की? इस व्यवस्था की। हमें कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बीजेपी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी किसी से दोस्ती है। हम इस देश की जनता हैं जो 62 साल के बाद, 64 साल के बाद ये रियलाइज़ कर रही है कि उनको असली आज़ादी नहीं मिली, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। अब असली आज़ादी चाहिए हम लोगों को। तो वो व्यवस्था की बुनियाद हिलानी है और नई व्यवस्था करनी है, जिसके लिए हम शहीद से भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी। उन्होंने इस तरह के भारत के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। नहीं, आपकी सब बातों से मुझे यही नहीं समझ आ रहा है क्या करें। ये पार्लियामेंट अच्छा कानून नहीं बनाएगी क्योंकि वहाँ भ्रष्ट लोग हैं। ये मंत्रिमंडल अच्छा कानून नहीं बनाएगा क्योंकि वहाँ ऐसे लोग हैं जिन पर इल्जाम लगे हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देश की जनता क्या करे? सारी जिंदगी जंतर मंतर पर बैठी रहे? स्विट्जरलैंड के अंदर अगर 50,000 लोग एक कागज़ पे साइन करके दे दें तो उस कागज़ को संसद में बिल के रूप में पेश करना पड़ता है। लोग अपने कानून खुद बना सकते हैं। हमारे देश में अगर 50,000 लोग एक साइन करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आएगा कि आपकी चिट्ठी मिल गई। ये जनतंत्र है कि वो जनतंत्र है? स्विट्जरलैंड में अगर 1 लाख लोग अगर एक कागज़ पे साइन करें तो संविधान का संशोधन करना पड़ता है। हमारे देश में ऐसा तो ये व्यवस्था बदलने मत भूलिए कि हमारे देश में लोगों ने अपने वोट से सरकारें बदली हैं। केवल वोट से सरकारें बदल देना जनतंत्र नहीं कहते। ये एक मिथ फैलाया गया है कि वोट का आपको अधिकार दे दिया तो अब जनतंत्र हो गया। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र की शुरुआत है। तो ये 5 साल के अंदर हमारा जनता का डे टू डे उसके अंदर भागीदारी होनी चाहिए, इसको जनतंत्र कहते हैं। जन लोकपाल बिल के ऊपर इतने रेफरेंडम हुए देश के अंदर, 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हमें ये बिल चाहिए। आपके चैनल ने भी शायद सर्वे वगैरह कुछ करवाया था, स्टार प्लस ने करवाया था, इन्होंने सारे चैनल्स ने, हर चैनल के सर्वे में आया कि 80% से ज्यादा जनता कह रही है कि हमें लोकपाल बिल चाहिए। नहीं पास कर रहे। ये कैसी संसद है? तो इस संसद के ऊपर प्रश्न तो उठाने चाहिए ना। तो ये उठ रहा है कि अब क्या करेंगे? साल भर में 5 बार तो आप धरने दे चुके, अनशन पर बैठ चुके, अब फिर से आप जंतर मंतर पर अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, चाहे 100 बार बैठना पड़े, 100 बार अनशन करने पड़े, जान देनी पड़े, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे यह यकीन है, विश्वास है कि जल्द ही भारत भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। अरविंद जी, पिछले साल अगस्त में हमने देखा था, बड़ा आंदोलन था, अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोग तिरंगा लेके नौजवान निकले थे, वंदे मातरम का नारा गा रहे थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि आप अब अरविंद केजरीवाल फिर से अनशन पर बैठ रहे हैं। वही तो मैंने कहा कि 100 बार बैठना पड़े। ये एक बार अनशन पे बैठने से पूरे देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ऐसा हमें वो नहीं है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लंबी है और इसको धीरे धीरे जनता समझ रही है। अगर आपने हमारी पिछले कुछ दिनों की रैलीज की फोटोग्राफ्स देखी हो, इतनी भारी तादाद में जनता हमारे उसमें रैलीज में आ रही है। पिछले 2 महीने से हम देश भर में घूम रहे हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास बसें नहीं है, ट्रक नहीं है, लोगों को लाने का कुछ नहीं है। वहाँ लोकल लोग खुद ही सभाएं ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोगों को वहाँ बुलाते हैं। हमारे पास तो आने जाने के पैसे नहीं है, वो पैसे भी वही लोग देते हैं। मुखर्जी नगर में परसों देखना चाहिए था आपको, इतने जहां आप सड़क देखो वहीं पे सर ही सर दिखाई दे रहे थे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब देश की जनता जाग गई है, देश की जनता उठ रही है, देश की जनता के अंदर से डर निकल गया है, देश की जनता ने बोलना चालू किया, देश की जनता संगठित हो गई है। जब संगठित हो गई, जाग गई, तो फिर आप फिर से धरना क्यों दे रहे हैं जंतर मंतर? उसी लिए, उस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जनता इकट्ठी होकर अपने एक्सप्रेशंस का इजहार कर रही है। जनतंत्र के अंदर अहिंसात्मक तरीके से करने का तो यही उपाय है। हम बंदूक नहीं उठाना चाहते कि अब जनता जाग गई अब इनको मारो काटो, हम ये नहीं करना चाहते। अहिंसात्मक तरीके से जनता अपना इजहार करेगी, या तो ये लोग बदलेंगे, नहीं तो जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी। जिस दिन जनता सड़क पे उतरती है, बड़ी बड़ी सत्ताओं को उखाड़ के फेंक देती है। ये सही है अरविंद जी कि इस बार अन्ना हजारे अनशन पर नहीं बैठेंगे? अन्ना जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है। तो इस बार हम सब लोगों ने मिलकर हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया था कि पूरा आंदोलन आपके नेतृत्व में है, आप मार्गदर्शन कीजिए, स्टेज पे बैठिए, सारे निर्णय आप लीजिए,
लेकिन अन्ना जी अनशन आपको नहीं करने देंगे। इस बार आपके युवा साथी आपके अनशन पे बैठेंगे। तो कौन करेगा? आप करेंगे अनशन? मैं, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय, हम तीनों शुरू लेकिन करेंगे। स्वास्थ्य तो आपका भी ठीक नहीं है। वो तो अल्लाह हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, ईमानदारी हमारे साथ है, जीत हमारी होगी अंत में। मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज़ है और जो डायबिटिक है उसको अनशन पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, जान का खतरा है। अब ये बलिदान मांग रहा है इस टाइम देश, बिना बलिदान के महंगाई और भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। अब हम ये नहीं कह सकते कि जिसको डायबिटीज़ नहीं है बलिदान देने का अधिकार केवल उसको है। बलिदान देने का अधिकार तो दोनों को है, डायबिटीज़ वालों को भी है, उनको भी है। लेकिन अरविंद जी, आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो सब सहयोग कर रहे हैं, सब साथ हैं, उनको चिंता है लेकिन सब लोग साथ हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि मान लो बाई चांस भगत सिंह को डायबिटीज़ होती तो वो ये सोचते नहीं मुझे डायबिटीज़ है, मुझे संसद में जाके वो नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो नहीं, डायबिटिक बम तो फेंक सकता है, अनशन पर नहीं बैठ सकता। वो बात एक ही है। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, किसी भी तरह से उन्होंने कुर्बानी दी। तो अभी आर या पार की लड़ाई है, सारे देश के युवाओं को स्पेशली सामने आना पड़ेगा। आपके पब्लिक मीटिंग में आप लोगों से कहते हैं पीर पर्वत सी भैया पिघलनी चाहिए। हाँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो एक बारी आप ज़रूर बताइए, सुनाइए। एक दुष्यंत कुमार की कविता है, उसके बोल बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक शर्त है। मैं गाता अच्छा नहीं हूँ लेकिन उसके बोल अच्छे हैं, क्रांतिकारी हैं। मैं एक एक लाइन बोलूँगा, पीछे पीछे आपको इतने ज़ोर से आवाज़ उठानी है कि इन सारे भ्रष्टाचारियों का सिंहासन हिलने लग जाए। गाएंगे मेरे साथ? ठीक है, जोश के साथ गाएंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। शुक्रिया। अरविंद जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल किए और आपने बिल्कुल बुनियाद हिलाने वाले जवाब दिए। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के इस मुकदमे पर आज के जज विनोद शर्मा का फैसला। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले अरविंद केजरीवाल पर। हमने उनसे पूछा उनके पास क्या सबूत हैं इल्जामात के जो उन्होंने मंत्रियों पर लगाए हैं। हमने उनसे पूछा क्या उनका लोकतंत्र में विश्वास है। हमने उनसे पूछा उनके पास में विकल्प क्या है। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के इस मुकदमे पर आज के जज हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा के फैसले का। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इन प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मैं माजी में इनका क्रिटिक रहा हूँ काफ़ी बड़ा। मैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनकी रणनीति, इनके टैक्टिक्स के खिलाफ हूँ।
और मेरा यह मानना है कि जब तक ऑल्टरनेटिव क्लियर नहीं हो, सब्स्टिट्यूशन की बात आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि इनका जो स्टाइल है, अब इन्होंने आप सबसे गाना गवा दिया जज से बिना अनुमति लिए। आज तक किसी अदालत में कोई भी आरोपी ये कर जाए और वो कंटेम्नर ना कहलाए, इस ये कभी नहीं गुस्ताखी होगा। की माफी चाहता हूँ। अब मैं सुंदर बातों पे आता हूं। मैं समझता हूं अब कि गुस्ताखी की जो माफी मांगी है तो माफ कर दीजिए। नहीं, वो तो माफी तो मैंने कहा ना कि यही है जो कंटेम्प्ट करने के बाद भी बरी हो जाते हैं, अपने आप बाहर निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी एक व्यवस्था का सवाल है। मैं कंजर्वेटिव हूं थोड़ा अपनी थिंकिंग में। देखिए केजरीवाल साहब, आप मेरी नज़र में एक बड़े अच्छे पैथोलॉजिस्ट हैं, आपको बीमारी का पता है, लेकिन आप मेरी नज़र में बहुत अच्छे फिजिशियन नहीं हैं। बीमारी का इलाज क्या है उसका आपको सही से नहीं पता, और इसलिए हमको ये चाहिए कि इस देश का समग्र विजडम जो है, जो विभिन्न इदारों में है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि आप कहते हैं कि 6 जजेस अपॉइंट हों इन मिनिस्टर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मैं समझता हूं कि एक टीम उन ईमानदार लोगों की जो विजडम रखते हैं, जिनको सिस्टम की समझ है, उसकी कमियों की समझ है, उसकी एक टीम बननी चाहिए। और उसको ये बताना चाहिए कि लोकपाल का क्या स्वरूप होगा, सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे से कैसे जुदा होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अच्छे फिजिशियन बनने की कोशिश कीजिए। यू आर अ वेरी गुड पैथोलॉजिस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि देश की जनता परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अरविंद केजरीवाल ने, उनके साथियों ने, अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, देश की जनता को जगाया है। सिर्फ कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि ये आवाज़ इस तरह से उठे कि देश की जनता का विश्वास लोकतंत्र में और मजबूत हो। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।